मैं तुम्हारे साथ एक रात की शादी करूंगा। बंद करो अपनी ये बेहुदी बकवास। लगता है शक्तियों के साथ साथ तुम अपने होश भी खो चुके हो। शक्तियाँ खोने से पहले मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया था। तुम वो सब पहले ही खो चुके हो ध्रुव। लेकिन फिर भी बहुत कुछ हासिल कर लूंगा। जबान संभाल कर ध्रुव। जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो। अच्छी तरह जानता हूँ। मैं मैसेडोनिया के उस हसीन दिलरुबा लारा से बात कर रहा हूँ जो अपनी शक्तियों के घमंड में पूरी तरह डूब चुकी है, जिसे अपने एकलव्य बनने पर बड़ा घमंड है। हाँ है मुझ में घमंड। आखिर मैंने कम उम्र में तुमसे ज्यादा शक्तियाँ पाली और अब मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ और तुम बुज़दिल के बुज़दिल ही निकले। लारा! तुम जानते नहीं हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं मैसेडोनिया के उस लारा से बात कर रहा हूँ जो अपने इस शक्तियों के घमंड में पूरी तरह डूब चुकी है। हाँ है मुझ में घमंड ध्रुव। आखिर मैंने कम उम्र में तुमसे ज्यादा शक्तियाँ पाली और आज मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ और तुम बुज़दिल के बुज़दिल ही निकले। लारा, तुम मेरी बात सुनो। अगर तुम ऐसा करोगी तो सारे मैसेडोनिया के सामने हमारी इज्जत तो चली जाएगी। राजा अरेंद्र, तुम्हारे कमजोर बेटे की कमजोरी का कारण तुम भी हो और ये मत भूलो कि तुम्हारी वजह से ध्रुव की माँ के साथ क्या हुआ था। जैसे ही लारा ने ध्रुव की माँ का नाम भरी सभा में उछाला, गुस्से में आए ध्रुव ने अपने हाथों में अग्नि की ज्वाला को प्रकट कर लारा के ऊपर हमला किया। ये लड़का कमजोर का कमजोर ही रह गया। लगता है इसके साथ भी वही होने वाला है जो इसकी माँ के साथ हुआ था। 3 साल बाद इसी शक्ति स्थान पर मैं तुम्हें हराकर बनूंगा एकलव्य। पर सबको पता था जो ध्रुव इतने साल में कुछ नहीं कर पाया, वो 3 साल में क्या ही करेगा। माँ, कहाँ हैं आप? मुझे आपकी जरूरत है। अगर इतना ही कमजोर बनाना था तो मुझे पैदा ही क्यों किया? ध्रुव जैसे जैसे माँ को पुकारता गया, वैसे वैसे उसकी उंगली में पहनी अंगूठी ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। वो अंगूठी ध्रुव के माँ की आखिरी निशानी थी। इतना ही नहीं, अब उस स्थान का माहौल बदलने लगा था। बिजलियों ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया था। कई कब्रों से हंसने की आवाजें आ रही थी, मानो वो ध्रुव को कमजोर कहकर पुकार रही हैं। ध्रुव की माँ की कब्र से धुआं निकलने लगा था। तभी एक आत्मा हवा में उड़ती हुई दिखी। वो आत्मा एक बूढ़े इंसान की थी। डरावनी आंखें, लंबे बाल, सफेद कफन जैसे कपड़े। ध्रुव सामने का नजारा देख पूरी तरह डर गया। देखो, मेरे करीब मत आना वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर आत्मा ने अपनी शक्तियों से ध्रुव को हवा में उठा दिया। मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। तभी ध्रुव की नजर उस आत्मा के गले में लटके तावीज पर गई। तावीज? तावीज तो सबसे शक्तिशाली योद्धा की निशानी है। ये तुम्हारे पास कैसे आ गई? ये तावीज तुम्हारी माँ की वजह से मेरे पास आई। मेरा नाम विदुर है। मैं पिछले कई वर्षों से तुम्हारी इस अंगूठी में रह रहा हूं। मैं जानता हूं तुम्हारी माँ की मौत का कारण, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें एकलव्य बनकर अपनी होने वाली बीवी लारा के साथ मुकाबला करना है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मार्कस का सबसे शक्तिशाली योद्धा बना सकता हूं, पर उसके लिए तुम्हें मेरी 3 शर्तों का पालन करना होगा। मेरी पहली शर्त यह है कि तुम्हें मुझे अपनी अंगूठी से आजाद करना होगा। मंजूर है। दूसरी शर्त, तुम मुझे करिश्माई शरबत और अमृतधारा की नीलामी में अपने साथ लेकर जाओगे। मुझे मंजूर है। तीसरी शर्त बताने से पहले विदुर ने ध्रुव को उसकी माँ का लिखा आखिरी खत उसके हाथों में देते हुए उसे पढ़ने को कहा। जैसे ही ध्रुव ने अपनी माँ का लिखा खत पढ़ा, ध्रुव के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं अपनी माँ की मौत का बदला लेना होगा, और उसके लिए तुम्हें अपनी होने वाली बीवी के साथ शादी की पहली राह लेना। नहीं, नहीं, नहीं! ये मेरा सर। आखिर कौन था वो जो मेरी मदद करने की बात कर रहा था? ये कैसा डरावना सपना देखा मैंने? कहीं ये सपने के जरिए माँ मुझसे कुछ कहना तो नहीं चाहती? ध्रुव, याद है ना आज शक्ति स्तंभ पर तुम्हें अपनी शक्तियों का परीक्षण करने जाना है? हाँ बाबा, मुझे याद है। इस बार मैंने बहुत मेहनत की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार एकलव्य मैं जरूर बनूंगा। ठीक है ध्रुव, जाओ और इस बार अपनी शक्तियां बढ़ाकर ही लौटना।
विजयी भव। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद आज शक्ति चक्र स्तंभ पर ध्रुव को अपनी ताकत परखनी थी। उसने खुद से मन ही मन कहा, इस बार मेरी शक्तियाँ जरूर 90 स्तर तक पहुंच जाएगी। आज के बाद कोई मुझे जीरो कहकर नहीं बुलाएगा। ध्रुव ने अपनी दाहिनी हथेली शक्ति चक्र स्तंभ पर रखने के लिए आगे बढ़ाई, लेकिन अगली घोषणा ने ध्रुव को अंदर तक तोड़ दिया। तीसरा स्तर। जिस बात का डर था वही हुआ। बेहद निराशाजनक। ध्रुव का फिर से खराब प्रदर्शन। फिर वही तीसरा स्तर। ध्रुव के लिए भीड़ से लड़ने वाली ये लड़की ईरा थी, जो ध्रुव की बचपन की दोस्त थी। 9वां स्तर। ईरा 9वें स्तर पर थी और बेहद शक्तिशाली थी। कभी वो ध्रुव के साथ ही अभ्यास किया करती थी। उसके 9वें स्तर पर पहुंचना भी एक बड़ा राज था। ये वही लड़का है जो सिर्फ 15 साल की उम्र में ही 10वें स्तर पर पहुंच एकलव्य बना था, जो बहुत ही कम उम्र से ही अभ्यास कर रहा है। ऐसा मेसोडोरिया तो क्या पूरे मार्कस ग्रह के 10,000 साल के इतिहास में कोई नहीं कर पाए। और तुम सब उसका मजाक उड़ा रहे हो। याद रखना, एक बार फिर ध्रुव उसी स्तर पर पहुंचेगा तब तुम लोग पछताओगे। हीरा, जाने दो ना, गलती मेरी है। मैं ये कमजोर और असफल आदमी हूँ। आखिर क्यों मुझे अब अकेले छोड़ के चली गई माँ? आखिर क्यों वो हर चीज मुझसे दूर चली जाती जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ? अब तो मेरी शक्तियाँ भी मुझसे दूर चली गई है। अगर मैं ऐसे अपने सितारों को खोता रहा तो बाबा की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जवाब दो माँ, जवाब दो। कौन है वहाँ? कौन मुझसे बात कर रहा है? मुझे इधर उधर ढूंढना बंद करो ध्रुव, इधर उधर ढूंढना बंद करो। मैं तो तुम्हारी अंगूठी में हूं, मैं तो तुम्हारी। इतना सुनते ही उसने अपने सीधे हाथ की एक उंगली में काले पत्थर से बनी उस अंगूठी की तरफ देखा। ये अंगूठी ध्रुव को उसकी माँ का दिया हुआ आखिरी तोहफा था। देखते ही देखते ध्रुव की अंगूठी में हलचल शुरू हो गई, लेकिन ध्रुव को अपने हाथों में अचानक से एक जोर का झटका लगा। उसकी अंगूठी में से एक सफेद रंग का धुआं साए के रूप में बाहर निकला। कौन हो तुम? और तुम मेरे अंगूठी में क्या कर रहे थे? जवाब दो! कल रात भी मैंने तुम्हें सपने में देखा था। कौन हो तुम? मैं कौन हूं ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है ध्रुव। हाँ, लेकिन इतना जान लो, मेरे पास तुम्हारे हर सवाल का जवाब है। मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए ध्रुव, कि तुमने 3 साल तक मुझे अपनी अंगूठी में संभाल के रखा। तो तुम पिछले 3 साल से मेरी अंगूठी में छिप कर बैठे हो। कहीं तुम्हारी वजह से मेरी शक्तियां कम तो नहीं हो रही है? क्योंकि जब से तुम इस अंगूठी में छिप कर बैठे हो, मेरी शक्तियां लगातार कम होती जा रही है। तुम नहीं जानते इस अंगूठी की अहमियत। तुम्हारा गुस्सा तुम्हें बहुत महंगा पड़ सकता है। ये तुम्हारी माँ की अंतिम निशानी है। क्या तुम इस निशानी को भी खो देना चाहते हो? इसका मतलब तुम मेरी माँ को जानते हो? हाँ, मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ। तो बताओ मुझे, उनकी मौत कैसे हुई? और सपने में जो तुमने मुझे चिट्ठी दी थी, उसमें लिखी सारी बातें सच थी? तुमने भले ही वो चिट्ठी सपने में पढ़ी, लेकिन उसमें लिखी सब बातें सच थी। तुम मेरी माँ को कैसे मिले? और उस चिट्ठी के पीछे की कहानी क्या है? अभी इन सब बातों को जानने का वक्त नहीं है ध्रुव। ये क्या बात हुई? अब बार बार जवाब देना टाल क्यों रहे हैं? अपनी माँ की मौत के बारे में जानने से ज्यादा जरूरी कुछ और है ध्रुव। क्या तुम नहीं चाहते कि लोग तुम्हारी फिर से इज्जत करें? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी शक्ति का स्तर 3 से बढ़कर 9 सितारे तक पहुंच जाए? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम इतने शक्तिशाली बनो कि तुम्हें फिर से एकलव्य कहा जाए? और सबसे बड़ी बात, 3 साल बाद तुम्हें अपने होने वाली मंगेतर लारा के साथ मुकाबला करना है, उसे हराना है। उसका नाम भी मत लो मेरे सामने। उसने सारे शहर, मेरे समाज और मेरे लोगों के सामने बाबा की इज्जत उछाली है और मुझे कमजोर समझ के रिश्ता भी तोड़ दिया। उसे एक दिन मैं उसकी सही जगह दिखा कर रहूंगा। तुम्हारे इस तरह गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला ध्रुव। तो क्या करूं मैं? तुम वो करो जो मैं तुमसे कह रहा हूं। सबसे पहले तुम इस अंगूठी को पहनकर मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करो, फिर देखो मैं कैसे तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। मैं तुम्हें इतना शक्तिशाली बना दूंगा कि तुम आने वाली हर मुसीबत का सामना हिम्मत से कर पाओगे। डरो मत, इस बार मैं तुम्हारी शक्तियों को नहीं लूंगा,
बहुत अच्छे ध्रुव। मैं तुम्हें इस तरह से अभ्यास कराऊंगा कि तुम्हारी शक्तियां बढ़ती चली जाएंगी और 1 साल के भीतर ही तुम लारा का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओगे। तो फिर ठीक है, आप जल्द से जल्द मेरा अभ्यास शुरू करवाइए। वैसे मैं आपको क्या कहकर पुकार सकता हूँ? मेरा नाम विदुर है। तुम चाहो तो मुझे आचार्य कह सकते हो। सबसे पहले मैं तुम्हें बेहद शक्तिशाली दवा बना कर दूंगा, जिसे अमृत धारा कहते हैं। उसे पीते ही तुम कठिन से कठिन अभ्यास के लिए तैयार हो जाओगे। तुम अभी अपने घर शौर्य महल चलो। माँ, मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगा। इस अंगूठी के जरिए मैं एकलव्य बनकर मैसेडोरिया का सुपर योद्धा बनूंगा। ये आप क्या कर रहे हैं आचार्य? ये इस तरफ झटके से बाहर आना जरूरी है क्या? आप बता के बाहर नहीं आ सकते थे? बताने का समय नहीं है मेरे पास। मुझे जल्द से जल्द तुम्हें जंग के लिए तैयार करना है। ये कहकर विदुर ने अपना हाथ हवा में लहराया। ये लो, ये अमृत धारा है। इसे पीकर तुम जल्द से जल्द अभ्यास के लिए तैयार हो जाओगे। कहीं ये मुझसे कोई छल तो नहीं कर रहा? क्या इसे सचमुच माँ ने भेजा है? ये क्या सच में विदुर ध्रुव को एकलव्य बनाकर मैसेडोरिया का सुपर योद्धा बनाना चाहता है, या फिर उसके मन में कुछ ऐसा था जिससे मासूम ध्रुव अनजान है? अगली सुबह जब ध्रुव उठा तो उसने अपने अंदर एक अलग ही तरह की ऊर्जा महसूस की। ये तो सच में मेरे साथ कोई चमत्कार हो गया। इतनी जल्दी मुझे इतनी ताकत कैसे मिल गई? जल्दी से तैयार होकर पहाड़ी की ओर चलो, वहां कोई नहीं होगा। और आज से तुम्हारा अभ्यास शुरू। विदुर ध्रुव को जल्द से जल्द एकलव्य बनाने के लिए तैयार करने लगा। रोज ध्रुव कड़ी मेहनत करता रहा, लेकिन वो अपने प्रयास में असफल ही होता रहा। विदुर समझ चुका था कि उसे ध्रुव के साथ ऐसा कुछ करना होगा कि जल्द से जल्द उसकी शक्तियां उसे वापस मिल जाए। जब ध्रुव विदुर के साथ पहाड़ी पर पहुंचा, विदुर ने ध्रुव को एक जादुई खंबे से बांध दिया। थोड़ी ही देर में विदुर के हाथों में एक कांटों से भरा चाबुक था और उस चाबुक से लगातार ध्रुव के शरीर पर वार होने लगे। पर वो चाबुक तब तक ध्रुव के शरीर पर वार करता रहा जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गया। थोड़ी देर बाद जब ध्रुव उठा तो विदुर ने उसे फिर से बोतल में रखी अमृत धारा पिलाई। ध्रुव को महसूस हुआ कि उसका शरीर अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। यहाँ तक कि उसके शरीर पर चाबुक से हुए सारे छोटे निशान भी चले गए। ध्रुव अपने अंदर काफी ज्यादा ऊर्जा महसूस कर पा रहा था। आज के लिए इतना अभ्यास बहुत है, घर चलते हैं। ध्रुव वापस अपनी माँ की समाधि पर पहुंचा। आखिर आपने मेरी सुन ली माँ। विदुर के रूप में मेरे लिए मदद भेजी, लेकिन वो मुझसे ऐसी अभ्यास करवा रहे कि मुझे तो अब डर लगने लगा है कि इस अभ्यास के दौरान कहीं मैं मर ना जाऊं। लेकिन मुझे आप पर यकीन है, आप जो भी मेरे साथ करेंगी सब अच्छा ही करेंगी। तुम कभी नहीं बदल सकते। जीते जी तो अपनी माँ के पल्लू में छुपते थे और अब उनके मरने के बाद भी उनको चैन से रहने नहीं दे रहे। कितना दुख होता होगा ना तुम्हारी माँ को कि उन्होंने कितने कमजोर और लाचार बेटे को जन्म दिया है। लारा के तानों को सुनकर ध्रुव गुस्से से भर गया। उसने लारा पर हमला करने के बारे में सोचा। ध्रुव, ऐसी गलती मत करो। तुम अभी लारा का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो। ध्रुव को पीछे हटते देखकर लारा हंसने लगी। क्या हो गया ध्रुव? क्या तुम्हें डर लग रहा है कि अगर जोश में होश गवा बैठोगे तो कहीं बाद में पछताना ना पड़े?
आचार्य, क्यों रोका आपने मुझे? अगर आज मेरी जान चली भी जाती तो भी मैं लारा को सबक सिखा कर ही रहता। ये गुस्सा करने का वक्त नहीं है ध्रुव। सही वक्त आने पर पहला वार तुम ही करोगे, लेकिन तब वक्त भी तुम्हारा होगा, जगह भी तुम्हारी होगी और फैसला भी तुम ही करोगे। विदुर ने ध्रुव का अभ्यास जारी रखा। विदुर की मदद से ध्रुव ने अपनी शक्तियों को 7वें स्तर तक पहुंचा दिया। आगे बढ़ने के लिए उसे एक अलग तरह के अभ्यास की जरूरत थी, जिसके लिए ध्रुव को एक परीक्षा पास करनी थी। ध्रुव परीक्षा के मैदान में पहुंच गया। इस परीक्षा को युद्ध सेरेमनी के नाम से जाना जाता है। आज बाबा को उनका सम्मान मैं वापस दिलाऊंगा। मेरा ध्रुव एक सुपर योद्धा है। हे परमपिता, ध्रुव पर अपनी कृपा करना। जैसे ही ध्रुव ने अपना हाथ रखा, सब लोग हैरान रह गए। एक घोषणा हुई। ध्रुव का शानदार प्रदर्शन। 8वां स्तर। युद्ध सेरेमनी को ध्रुव के पिता अरिंद्र के निगरानी में किया जा रहा था। मैदान में मौजूद लोगों को लगा कि कहीं ध्रुव के इतने अच्छे नतीजे के पीछे उसके पिता की कोई चाल तो नहीं। लोग अरिंद्र को बहुत सालों से जानते थे, लेकिन फिर भी उन्हें शक था कि शायद अपने बेटे के लिए अरिंद्र ने कोई खेल किया है। ध्रुव ने दोबारा अपना हाथ शक्ति स्तंभ पर रखा। उसकी दूर की बहन सानवी ने अपने भाई सनी से कहा, ध्रुव ने भले ही पहले धोखा दे दिया, लेकिन इस बार वो नहीं बच पाएगा, क्योंकि महादक्ष गुरु ने खुद शक्ति स्तंभ की जांच की है। इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाती, उसने स्तंभ पर चमकते हुए शब्द देख लिए। शक्ति स्तंभ पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, 8वां स्तर। एक दिन मेरा बेटा पूरे मार्कस में मेरा नाम रोशन करेगा। आखिर ये ऐसा क्या कर रहा है जो उसके सितारे बढ़ते ही जा रहे हैं? सभी लोग ध्यान से सुने। ध्रुव का टेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पर मौजूद कोई भी कम या बराबर रैंक वाला ध्रुव को चैलेंज कर सकता है। ध्रुव के नतीजे से सनी भी परेशान हो गया था। उसने परेशानी में ईरा की तरफ देखा। सब डरपोक है। अरे कोई तो सामने आओ, मेरे अंदर 3 साल की भड़ास भरी हुई है। सनी को ईरा से दिल से प्यार था, लेकिन ईरा उसे बिल्कुल इग्नोर करती थी। इस वक्त सनी के दिल में जलन की आग धधक रही थी। मैं ध्रुव को जान से मार दूंगा। अरे कोई तो आगे आओ। क्या हुआ? क्यों रोक रही हो मुझे? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? 8वें स्तर पर है वो, कैसे जीतोगे उससे? सबके सामने हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उससे लड़ने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। तो क्या हुआ? मुझे 8 सितारे मिले, 1 साल बीत गया है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझसे हरा नहीं पाऊंगा? रुको, ये रैंक 2 की गोली है। इसे करिश्माई शरबत से बनाया गया है। इसे खाते ही तुम्हारे अंदर 10वें स्तर की एकलव्य रैंक की शक्तियां आ जाएंगी। लेकिन याद रहे, इसका इस्तेमाल तब तक ना करना जब तक जरूरी ना हो। सानवी की बात सुनकर सनी की आंखों में एक चमक सी आ गई। इस गोली की मदद से मैं ध्रुव को उसके असली औकात दिखा दूंगा। जिंदा दफन कर दूंगा मैं उसे। और उसके बाद ईरा के साथ शादी करने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। सनी और ध्रुव आमने सामने थे, और जैसे ही दोनों के हाथ एक दूसरे से टकराए, मैदान में एक तेज धमाका हुआ। उस धमाके से वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए।
तुम हार गए सनी। लेकिन तभी सनी अचानक उठकर खड़ा हो गया। अब तेरी खैर नहीं, तू मेरे हाथों मरेगा। ये कहकर वो तेजी से ध्रुव की तरफ भागा, जिसे देख महादक्ष बुजुर्ग ने उसे रोकने की कोशिश की। ठहर जाओ सनी। लेकिन सनी को उनकी बात सुनाई नहीं दे रही थी। इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ गुस्सा सवार था। ये सनी अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? कहीं असल में सनी ने सानवी की दी हुई गोली खा ली थी। सनी का भयानक रौद्र रूप देख तजुर्बेकार लोगों ने अंदाजा लगा लिया था कि उसके अंदर अचानक से एकलव्य रैंक जैसी ताकत आ गई है। अरिंद्र समझ गया था कि ये कमाल गोली का ही था। इसने एक करिश्माई गोली खाई है। सनी एक धोखेबाज है। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे पोते के साथ साथ पूरे शौर्य दल का सर्वनाश कर दूंगा। ठहर जाओ सनी। इतनी मार खाने के बाद भी इसे कुछ ज्यादा चोट क्यों नहीं लगी? ये अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो गया? गुस्से में अपनी पंच महाशक्तियों को इकट्ठा कर सनी पर एक बार फिर जोर से हमला किया। आखिर ये कौन से स्तर की टेक्निक है? क्लास 2? लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्लास 2 की टेक्निक सीखना तो बहुत मुश्किल है। लगता है कोई मेरी पीठ पीछे ध्रुव को अभ्यास करा रहा है, पर वो कौन हो सकता है? कहीं वो ईरा तो नहीं जो ध्रुव को अभ्यास करा रही है? लेकिन अरिंद्र ये बिल्कुल नहीं जानते थे कि सच उनकी आंखों से बहुत दूर एक छोटी सी अंगूठी में छुपा हुआ है। सनी! 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 रुको ध्रुव, तुम अपने ही भाई को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकते हो? अरे भाई का रिश्ता तो उसने तभी खत्म कर दिया था जब उसने चैलेंज के कानून तोड़े। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर किसी ने नहीं देखा उसने क्या किया? एक बार हारने के बाद इसने करिश्माई गोली खाई जिसकी वजह से इसकी ताकत इतनी बढ़ गई। और एक बात बताना सानवी, उसकी जगह अगर मैं जमीन पर पड़ा होता तो क्या तुम उस पर भी इतना ही गुस्सा करती? एक बार बहन की नजरों से नहीं, शौर्य दल के सदस्य की नजरों से देखो, अब फिर बताओ कि गलती किसकी थी? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरा भाई जख्मी है और इसलिए मैं तुमसे मुकाबला करना चाहती हूँ। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरी चुनौती स्वीकार करो। मुझे अपनी हिम्मत साबित करने के लिए एकलव्य रैंक की 3 सितारों वाली योद्धा सानवी से लड़ना होगा। शायद इसका नतीजा मेरी हार ही हो। क्या हुआ? एक लड़की से डर गए? मैसेडोरिया का शिरोमणि एक लड़की से डर गया?
अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरी चुनौती स्वीकार करो और लड़ो मुझसे। ध्रुव को साफ साफ समझ आ रहा था कि सानवी उसे उकसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब बात उसकी इज्जत की थी। रुक जाओ ध्रुव। सानवी, तुम देख रही हो कि ध्रुव इतना थक चुका है, फिर भी उसे चैलेंज कर रही हो। ये तो थके आदमी का फायदा उठाना हुआ ना। क्यों ना मेरे साथ दो दो हाथ हो जाए। तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी हीरा? एक तो तुम ध्रुव से उम्र में भी बड़ी हो, ऊपर से अभ्यास के लिए एकेडमी भी गई हो। अगर तुम्हें हारने का इतना ही शौक है तो मुझे तुम्हें हराकर बहुत खुशी मिलेगी। ध्रुव, कब तक लड़कियों के पीछे छुपते रहोगे? सानवी, बस करो। तुम्हें किसी को भी चुनौती देने का अधिकार नहीं है। अगर तुम इसी तरह से यूथ सेरेमनी में अड़चन डालती रहोगी तो तुम्हें नियम के मुताबिक 1 महीने के लिए घर में कैद कर दिया जाएगा। तुम्हें देख लूंगी ध्रुव, याद रखना। सनी ने चुनौती के दौरान करिश्माई गोली खाकर फरेब किया है, नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए अगले 3 महीने तक उसे घर में कैद करने का हुक्म दिया जाता है। और अब ध्रुव को इस चुनौती का विजेता घोषित किया जाता है। ध्रुव, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। तुम्हें देखकर सब लोगों का मुंह खुला का खुला ही रह गया था। तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। बताया नहीं कहां से सीखी इतनी अच्छी टेक्निक। छुपाने के बारे में तुम कुछ ना ही बोलो हीरा, मुझसे कई ज्यादा राज तो तुम्हारे पास है। युद्ध सेरेमनी के खत्म हो जाने के बाद ध्रुव से मिलने उसके पिता अरिंद्र आए। उन्होंने देखा कि ध्रुव आराम से कमरे में सो रहा है। अपने बेटे को इस हालत में देखकर अरिंद्र ध्रुव के पास आकर बैठ गए। मैं जानता हूं सनी ने आज तुम्हारे साथ धोखा किया है, लेटे रहो। ये दुनिया ऐसे ही धोखेबाजों से भरी हुई है बेटा। तुम अपनी मां की मौत का राज ढूंढने की जो कोशिश कर रहे हो, आज मैं तुम्हें उसका भी सच बताता हूं। अरिंद्र ने ध्रुव को याद करवाया कि इससे भी बड़ी धोखेबाजी ध्रुव और अरिंद्र के साथ अरिंद्र के ही भाई ने की थी। उस दिन अरिंद्र जैसे ही अपने महल में पहुंचे, उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनका भाई, जिसे उन्होंने शौर्य दल का सेनापति बनाया था, वो उनकी राजगद्दी पर बैठा हुआ था। सेनापति भैरव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिंहासन पर बैठने की? क्या तुम्हें अपनी जान से प्यार नहीं? हिम्मत? हिम्मत तो तूने दिखाई थी, छोटा भाई होने के बावजूद सिंहासन पर बैठने की। अब ये साम्राज्य भी मेरा, ये सेना, ये लोग भी मेरे, और ये सिंहासन भी मेरा। अब तुम राजा नहीं, मेरे गुलाम हो। भैरव, बकवास बंद कर भैरव। इन मुट्ठी भर सैनिकों के बल पर तू कुछ भी बोले जा रहा है। महारानी माधवी कहाँ है? कौन महारानी? उसे तो मैंने मौत की नींद सुला दिया। पूरा साम्राज्य खोज लो, कहाँ है तुम्हारी महारानी? भैरव, तेरे जैसा आदमी महारानी माधवी की धूल के बराबर भी नहीं है। तू सदमे में है, इसलिए भरोसा नहीं कर पा रहा है कि तुम्हारी महारानी की सांसें अब थम गई है। भैरव, तू चाहे जितनी भी साजिशें रच ले, ये बात तू भी अच्छी तरह से जानता है कि तुझे यह सिंहासन धोखे से मिला है। मैं तुझे अभी यहां से उठाकर फेंकता हूं। अरिंद्र, तुम्हारा राजपाट चला गया, फिर भी तुम्हारी जुबान चल रही है। जब मैंने तुम्हारी शक्तिशाली महारानी को मौत के घाट उतार दिया, जिसके दम पे तुम राजा बन बैठे थे, अब तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे? भैरव, मत भूल कि मेरा बेटा ध्रुव अभी जिंदा है। वो तुझे तेरे किए की सजा जरूर देगा, क्योंकि वही है जो इस सिंहासन का असली हकदार है। तुम्हारा बेटा ध्रुव, जो न जाने कहां भाग गया, वो भगोड़ा मुझे मारेगा। मेरा एहसान मानो कि तुम अब तक जिंदा हो। जाओ, जाके अपनी बची कुची जिंदगी कैद खाने में बिताओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा।
हे भगवान, मेरे ध्रुव की रक्षा करना। भैरव ने अपने करीबियों के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया और खुद को शौर्य महल का राजा घोषित कर दिया। उसने राजा अरिंद्र का साथ देने वाले एक एक मंत्री और सैनिक का सर काट डाला और अफवाह फैला दी कि उसने बेहद शक्तिशाली महारानी को भी मार डाला। जब महारानी के किसी वफादार को भैरव के विद्रोह का पता चला, राजकुमार! तो उसने सबसे पहले ध्रुव को इसकी खबर दी। राजकुमार ध्रुव, आपको मैसेडोरिया छोड़ना होगा। भैरवा ने हमला करके शौर्य महल पर कब्जा कर लिया है। वो एक एक इंसान का सर धड़ से अलग कर रहा है। क्या बेकार की बातें कर रहे हो तुम? होश में तो हो ना? राजकुमार, आप तो जानते हैं कि मैं महारानी का पुराना वफादार रहा हूँ। शायद उन्हें इस बात का पहले से अंदेशा था। उन्होंने ऐसे ही वक्त के लिए ये पत्र दिया था मुझे आपको देने के लिए। मैसेडोरिया के बाहर पहाड़ों के पीछे जंगल में आपको मैसेडोरिया का पुराना योद्धा मिलेगा जो आपकी रक्षा करेगा और आपको युद्ध का अभ्यास भी कराएगा। राजकुमार, आपको यहाँ से बाहर निकलना होगा। चलिए, आइए, जाइए। लेकिन मेरे माँ और बाबा? अभी उस बात की चिंता आप मत कीजिए। आपकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ओहान साम्राज्य की उम्मीद सिर्फ आप हैं। लेकिन मेरी माँ? महारानी नहीं रही। जाइए। ना चाहते हुए भी बच्चे ध्रुव को अपना शहर मैसेडोरिया छोड़ना पड़ा। भैरव, अब मैं जल्दी तेरा काल बनकर लौटूंगा। हान साम्राज्य के लोगों, कान खोल के सुन लो। अब मैं ही तुम्हारा राजा हूं और मैं ही तुम्हारा भगवान। भैरवा से सिर्फ एक ही इंसान तुम सबको बचा सकता है और वो है खुद भैरवा। महारानी का कटा हुआ सिर बीच बाजार में एक जीते हुए इनाम की तरह लटका दिया गया। लोग परेशान थे कि आखिर कौन उन्हें भैरव के आतंक से बचाएगा। उधर ध्रुव जंगल में दिन रात अभ्यास करके खुद को फौलाद जैसा मजबूत बना रहा था। कुछ साल बाद ध्रुव अब एकलव्य बनने के बहुत करीब था। अब वक्त आ गया है, मैं अपने शहर मैसेडोरिया और अपने लोगों के बीच जाऊं और उस भैरव को उसके किए की सजा दूं और अपने लोगों को उसके आतंक से आजाद करूं। तब उसी रात सही मौका देख ध्रुव खुफिया रास्ते से महल में दाखिल हो गया। जश्न के नशे में धुत सिपाहियों को मारता हुआ ध्रुव भैरव के कमरे तक जा पहुंचा। बिस्तर पर सो रहे भैरव को ध्रुव ने तलवार से चीर दिया। अगले ही पल ध्रुव के हाथ पर एक तलवार से वार हुआ। आ गए ध्रुव, मुझे कब से तुम्हारा इंतजार था। ये तलवार कब से तुम्हारे खून की प्यासी थी। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे इतनी आसानी से मौत दे दोगे? छल करने में तुझसे आगे कोई नहीं है भैरव, और ये तो पता चल ही जाएगा कि खून की प्यास किसकी बुझेगी।
रुक जा ध्रुव। अगर तुमने मुझे मारा तो अपनी माँ का मरा हुआ चेहरा देखो। 4 साल पहले तूने जो मेरी माँ के साथ किया था सबको याद है। आज मैं भी तेरा वही हाल करूंगा। भैरव ने मरते मरते एक जादुई पक्षी को उड़ने का इशारा किया। वो पक्षी अपने साथ एक चिट्ठी लेके वहाँ से उड़ गया। साथ ही भैरव ने अपनी तलवार से ध्रुव पर वार कर दिया, जिससे ध्रुव को तो कुछ नहीं हुआ, पर तलवार पे लगा हुआ जहर ध्रुव के शरीर में चला गया और ध्रुव की शक्तियों का स्तर नीचे आ गया। पल भर में ध्रुव भी खुद को बेहद कमजोर महसूस करने लगा। मैंने भैरव से अपना बदला तो ले लिया, लेकिन इस धोखेबाज ने मरने से पहले मेरी सारी शक्तियां मुझसे छीन ली। माँ, क्या मेरी माँ जिंदा है? मुझे जल्द से उस पक्षी का पीछा करना पड़ेगा। ध्रुव भागते हुए कैद खाने की ओर बढ़ा, जहाँ से उसने भैरव के पक्षी को वापस आते हुए देखा था। वाह! 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 अंदर जाते ही उसके सामने जो मंजर था, उससे ध्रुव के होश उड़ गए। ध्रुव ने अपनी माँ को आखिरी सांस लेते देखा। वाह! अपनी माँ को गोद में लेके ध्रुव जोर से चिल्लाया, पर वो बिना कुछ कहे अपना दम तोड़ चुकी थी। रोते हुए ध्रुव की नजर पास में रखी एक चिट्ठी पर पड़ी, जो भैरव ने ही भेजी थी। ध्रुव आ रहा है, उसकी माँ को खत्म कर दो। अगर मैं जिंदा ना भी रहा तो याद रखना कि मैं आपकी सेवा में आखिरी दम तक लड़ा, आपका भैरव। ध्रुव अभी उस चिट्ठी को पढ़ ही रहा था कि अचानक ध्रुव ने देखा कि उसकी माँ की अंगूठी रंग बदल रही है। ध्रुव ने अपनी माँ की इस आखिरी निशानी को निकाल कर पहन लिया। तभी आकाश में जोर की बिजली कड़कने की आवाज आई, जो सीधा ध्रुव की अंगूठी में जा समाई, जिसके बाद ध्रुव वहाँ बेहोश हो गया। और इस घटना के बाद ध्रुव अपने साथ हुई सारी घटनाएं भूल गया। क्या आज ध्रुव इस खतरे से अनजान है कि उसके राज दरबार में भैरव से भी शक्तिशाली इंसान है, और उसकी चिट्ठी मिलते ही उसने ध्रुव की माँ को मार डाला। कौन है वो इंसान? क्या वो सनी, लारा, सानवी या फिर विदुर में से ही कोई एक है? जहर के असर के बाद कमजोर हुआ ध्रुव कैसे कर पाएगा अपने पिता और राज्य की रक्षा? आसमान से गिरी बिजली क्यों ध्रुव की अंगूठी में जा समाई? कैसे अपनी ताकत को वापस ला पाएगा ध्रुव? आखिर ध्रुव की माँ ने विदुर की तरफ से उसको भेजी चिट्ठी में क्या लिखा था? 1 साल बाद ध्रुव और लारा के बीच होने वाले मुकाबले का क्या होगा अंजाम? विदुर की मदद से अब आगे और क्या चमत्कार करेगा ध्रुव? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और सुपर योद्धा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।